11 जनवरी 2026 गुजरात का सूरत शहर। एक खबर ने पूरे देश के कई राज्यों की पुलिस में राहत की सांस दौड़ा दी। एक ऐसा आदमी पकड़ा गया जिसके नाम नहीं बल्कि कारनामे बोलते थे, जिसके पीछे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 12 राज्यों की पुलिस पड़ी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम किसी आम अपराधी की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसने अपराध को एक कॉरपोरेट स्वरूप दे दिया और उसी हिसाब से एक डिसिप्लिन तरीके से चलाया। उसका नाम है आबिद अली। लेकिन अपराध की दुनिया में उसे इन नामों से जाना जाता था: राजू ईरानी, अब्बास अली और सबसे खौफनाक नाम रहमान डकैत। वह भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरे का बेताज बादशाह था। एक ऐसा साम्राज्य जहां पुलिस भी अंदर घुसने से पहले 100 बार सोचती थी। ये इंसान 6 खूंखार गैंग्स का सीईओ था। उसके एक इशारे पर दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक और हरियाणा से लेके यूपी तक लूट और ठगी का खेल खेला जाता था। इस वीडियो में हम आबिद अली के विशाल क्राइम साम्राज्य की परतें खोलेंगे। हम आपको बताएंगे वो किस्से जो पुलिस फाइल्स में दफन है, कैसे इस एक मुखबिर को उसने जिंदा जलाने की कोशिश की थी और कैसे वो 150 पुलिस वालों के नाक के नीचे से गायब हो चुका था। ये कहानी है एक शातिर दिमाग और अंतहीन चूहे बिल्ली के खेल की। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बड़ा ही रोमांचक और लंबा होने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। रेलवे स्टेशन के पास एक इलाका है जिसे लोग ईरानी डेरा के नाम से जानते हैं। यह कोई आम बस्ती नहीं है। दशकों से पुलिस रिकॉर्ड्स में इस इलाके को क्रिमिनल्स का गढ़ माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये जो समाज है, ईरानी समाज, ये मूल रूप से बलोचिस्तान और ईरान की सीमा पर रहता था। वहां से वो भारत में आया और अलग अलग जगह पर बस गया। उस समाज का एक हिस्सा क्राइम की दुनिया के अंदर उतर गया। ये वो लोग थे जो कि अपनी भाषा बदलने, अलग अलग भाषाओं में फ्लुएंटली बात करने में और सम्मोहन जैसी चालाकियां करने में माहिर थे। इसी ईरानी डेरे की संकरी गलियों में बड़ा हुआ था आबिद अली। बचपन से उसने क्राइम को अपने आसपास होते हुए देखा था। आबिद अली के पापा हस्मत ईरानी इस क्राइम सिंडिकेट के, ईरानी क्राइम सिंडिकेट के मुखिया थे। करीब करीब 1970 से लेकर 2006 तक वो इस क्राइम सिंडिकेट को हेड करते थे। लेकिन उनके टाइम पीरियड के अंदर ये क्राइम सिंडिकेट सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित था। आबिद बाकी लोगों से अलग था। वो कोई एक मामूली जेब कतरा या चेन स्नैचर नहीं था। वो औरों से बड़ा सोचता था और अलग सोचता था। आबिद अली ने समझा कि अगर इस क्राइम सिंडिकेट के अंदर, इस क्राइम की दुनिया में बड़ा बनना है तो अकेले काम करके कुछ नहीं होगा, एक सिस्टम बना के चलना होगा। और एक सिस्टम बना के उसने स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली अपना एम्पायर बनाया और इस जर्नी में उसका सबसे बड़ा साथीदार बना उसका अपना भाई जाकिर अली। ये एक फैमिली बिजनेस था। आबिद अली एक थिंक टैंक था। उसका काम था योजनाएं बनाना और टारगेट सेट करना। जाकिर अली इस फैमिली बिजनेस का COO था, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसका काम था उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करना, क्राइम को मॉनिटर करना और अगर उनका गैंग मेंबर पकड़ा जाए तो उनके लिए वकीलों की अरेंजमेंट करना, जो भी लूटा हुआ माल है उसे बेचना और पैसे उससे लेके आना। ये जाकिर अली का काम था। इस तरह से दोनों के काम अच्छी तरीके से बटे हुए थे। आप हैरान होंगे, लेकिन ईरानी डेरे में रहने के बावजूद भी आबिद अली की लाइफस्टाइल किसी भी फिल्म स्टार से कम नहीं थी। उस संकरी गलियों के अंदर, उस ईरानी डेरे के अंदर उसके पास महंगी गाड़ियां भी थी,
बाइक्स, मोटर बाइक्स भी थी और यकीन मानिए महंगे घोड़े भी थे। एक तरफ वो लोगों को फंसाकर उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट लेता था, तो दूसरी तरफ वो आयशो आराम के अंदर रईसों की जिंदगी जी रहा था। लेकिन ये सब उसने किया कैसे? उसका नेटवर्क काम कैसे करता था? आइए समझते हैं। आबिद अली उर्फ रहमान डकैत कोई गली का गुंडा नहीं था। उसने पूरा एक क्राइम फेडरेशन तैयार किया था। उसके अंडर 6 से ज्यादा अलग अलग गैंग्स काम करती थी। इसे आप एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह समझिए। आबिद अली सीईओ था। वो हर अपराध में खुद शामिल नहीं होता था। वो अपने भोपाल के ईरानी डेरे में सुरक्षित बैठकर हुक्म चलाता था। उसका दिमाग कितना शातिर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हर एक गैंग को उसने अलग अलग टेरिटरी यानी कि अलग अलग इलाका बांट के रखा हुआ था। गैंग नंबर 1, तुम इस महीने सिर्फ महाराष्ट्र के नागपुर और पुणे में ऑपरेट करोगे। गैंग नंबर 2, तुम्हारा टारगेट दिल्ली एनसीआर के बुजुर्ग हैं। ऐसा इसके लिए किया जाता था कि अगर एक गैंग पकड़ा जाए तो बाकी नेटवर्क सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ी बात, इन सारे राज्यों के पुलिस को आपस में कोऑर्डिनेशन करने का कोई टाइम ही ना मिले, कोई मौका ही ना मिले। जब तक एक राज्य की पुलिस समझती कि क्या हो रहा है, तब तक वो गैंग किसी दूसरे राज्य के अंदर शिफ्ट हो चुका होता था। इन गैंग्स की भर्ती भी बहुत सोच समझ के की जाती थी। नए रिक्रूट्स को, नए लोगों को जिनको भर्ती किया गया है गैंग के अंदर, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती थी। उन्हें सिखाया जाता था कि पुलिस के साथ कैसे बात करनी है और पुलिस बनकर भी कैसे बात करनी है। उनको बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती थी। उनको यह सिखाया जाता था कि हिंदी और इंग्लिश फर्राटेदार किस तरह से बोलनी है, ताकि वो जब भी पुलिस ऑफिसर, नकली पुलिस ऑफिसर बन के किसी को भी रोके तो सामने वाला दहशत में आ जाए। अब आते हैं दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये गैंग वारदातों को अंजाम कैसे दे रहा था? इनका तरीका खूनी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक था। वो आपको आपके सामने लूट लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे पुलिसी भाषा में बोल बच्चन या ईरानी तरीका कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर के बुजुर्ग के साथ भी ऐसी घटना कभी घटी हो। मान लीजिए एक बुजुर्ग महिला सड़क पर जा रही है। उन्होंने सोने की चेन या कंगन पहन रखे हैं। अचानक एक बाइक उनके पास आकर रुकती है। उन पर 2 लोग सवार हैं। वो सादे कपड़ों में हैं, लेकिन उनका अंदाज पुलिस वालों जैसा है। अरे माता जी, आप यहां अकेले क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं आगे मर्डर हो गया है? चेकिंग चल रही है। आप इतना सोना पहनकर क्यों घूम रही हैं? जमाना बहुत खराब है। एक काम कीजिए, अपनी सुरक्षा के लिए ये जेवर उतारकर इस सरकारी लिफाफे में रख लीजिए। आगे चौराहा पार करके वापस पहन लीजिएगा। डर के मारे महिलाएं अपने जेवर उतारकर उस ठग के हाथ में दे देती थी और यहीं पे होती थी हाथ की सफाई। वो ठग जेवर लिफाफे में डालने का नाटक करता है, लेकिन पलक झपकते ही असली जेवरों वाला वो लिफाफा उस ठग के जेब में चला जाता है। महिला को जो लिफाफा दिया जाता है उसके अंदर एक तो पत्थर या फिर पीतल के टुकड़े रखे जाते थे। यह सब इतनी तेजी से होता था कि इसे जादू कहना गलत नहीं होगा। जब तक वो महिला अपने घर पहुंचती थी और लिफाफा खोलकर देखती थी, तब तक ये ठग जो है वो शहर से कोसों दूर चला जाता था। गैंग का एक आदमी चुपके से शिकार के कपड़ों पर गंदगी या खुजली वाला पाउडर फेंक देता था। जब शिकार परेशान होकर साफ सफाई में लगता तो मदद के बहाने दूसरा मेंबर उनका बैग या कीमती सामान चोरी कर लेता था। कई बार ये लोग हाईवे पर रात में
पुलिस की गाड़ी लेकर आते थे, उसके ऊपर सायरन बज रहा होता था, लाल और नीली बत्तियां जल रही होती थी और वो जाते आते गाड़ियों को रोकते थे और उनको लूट लेते थे। ये सिर्फ चोर नहीं थे, ये लोगों के दिमाग से खेलने वाले शातिर कलाकार थे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आबिद अली एक सिर्फ शातिर ठग था तो आप गलत हो। जब उसके साम्राज्य पर बन आती थी ना, तब उसकी क्रूरता की कोई लिमिट नहीं होती थी। आबिद अली का ऐसा ही एक किस्सा आज भी भोपाल के लोगों को शिवर्स में डाल देता है, गूज़बम्प दे देता है। यह किस्सा है साबिर अली नाम के शख्स का। आबिद अली को शक हो गया था कि साबिर पुलिस का मुखबिर बन चुका है और डेरे के अंदर की खबरें पुलिस को पहुंचा रहा है। अपराध की दुनिया में मुखबिरी की तो एक ही सजा होती है, सजाए मौत। लेकिन यहाँ पर आबिद अली सिर्फ मारना नहीं चाहता था, एक मिसाल कायम करना चाहता था ताकि उसके एग्जाम्पल के सामने देख के बाकी कोई भी मुखबिरी करने के बारे में सोचे भी नहीं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आबिद अली और उसके भाई जाकिर अली ने साबिर को ईरानी डेरे के अंदर घेर लिया और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़ा करने वाला था। उन्होंने साबिर अली को जिंदा जलाने की कोशिश की, डेरे के बीचों बीच सबके सामने। डेरे के कुछ बुजुर्गों ने इंटरफियर किया, बीच में आए और इसी की वजह से साबिर मरने से बच गया। इस घटना ने भोपाल पुलिस को भी हिला के रख दिया था। इस घटना से यह प्रूव हो गया कि राजू ईरानी अब सिर्फ कोई एक जालसाज या ठग नहीं है, तो एक खतरनाक क्रिमिनल है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई एक ना एक गलती तो वो जरूर करता है। ऐसा ही एक किस्सा है जो डायरेक्टली आबिद से रिलेटेड नहीं है, बट उसकी गैंग मेंबर्स से रिलेटेड है। यह किस्सा बताता है कि आबिद की पहुंच, उसकी सोच कहां तक थी, उनके गैंग मेंबर्स ने क्या गलती की और वो किस तरह से पकड़े गए। यह किस्सा है 2025 का, चेन्नई एयरपोर्ट का। आबिद के नेटवर्क के 2 गुर्गे भोपाल से फ्लाइट लेकर चेन्नई पहुंचे। उनका मकसद था फ्लाई इन फ्लाई आउट क्राइम, यानी फ्लाइट से आओ, अपराध करो और वापस उड़ जाओ। चेन्नई पहुंचकर सिर्फ 1 घंटे के अंदर उन्होंने 6 चेन स्नैचिंग की वारदातें की और पूरा शहर हाई अलर्ट पर आ गया। वारदातों को अंजाम देने के बाद वो तुरंत चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच गए। टैक्सी में वो चेन्नई एयरपोर्ट जा रहे थे और टैक्सी के अंदर ही उन्होंने अपने कपड़े और कैब चेंज कर ली ताकि वो सीसीटीवी में आइडेंटिफाई ना हो सके। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने एक छोटी गलती कर ली, उन्होंने अपने जूते नहीं बदले। वो चमकीले महंगे स्नीकर्स जो उन्होंने पहन रखे थे वो सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहे थे। चेन्नई पुलिस ने गजब की सूझबूझ दिखाई। उन्होंने चेहरों की बजाय सीसीटीवी के अंदर उन स्नीकर्स के ऊपर, उन जूतों पर फोकस किया और उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया। चेन्नई एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट के ऊपर ही दोनों को चेन्नई पुलिस ने धर दबोचा। यह किस्सा बताता है कि आबिद का नेटवर्क कितना हाईटेक हो चुका था। वापस आते हैं आबिद अली पर। उसके पापों का घड़ा भर चुका था। भोपाल पुलिस ने अब ठान लिया था कि इस खेल को अब खत्म करना है। 28 दिसंबर 2025 की रात भोपाल पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। 1 या 2 नहीं, बल्कि 150 पुलिस वालों ने ईरानी डेरे को चारों तरफ से घेर लिया था। इसे कॉम्बिंग ऑपरेशन का नाम दिया गया था। मकसद था आबिद अली को उसके बिल से बाहर निकालना। लेकिन जैसे मैंने कहा, ईरानी डेरा एक किला था। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, उन्हें एक अलग सा मंजर दिखाई दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डेरे की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर जबरदस्त पथराव करना शुरू कर दिया। यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। मकसद था अफरा तफरी मचाना ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए।
उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आबिद अली उर्फ रहमान डकैत 150 पुलिस वालों के नाक के नीचे से फरार हो गया। पुलिस ने उस रात करीब करीब 40 लोगों को अरेस्ट किया, कस्टडी में लिया, लेकिन जो मुख्य आरोपी था आबिद अली उर्फ रहमान डकैत उर्फ राजू ईरानी, वो गायब हो चुका था। यह भोपाल पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। भोपाल से भागकर आबिद महाराष्ट्र गया और फिर वहां से गुजरात के सूरत शहर में जाकर छिप गया। वो वहां किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सूरत क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली थी कि कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर सूरत में आकर छुपा है। 11 जनवरी 2026 को इंस्पेक्टर JN गोस्वामी और उनकी टीम ने आबिद अली को सूरत में घेर लिया। इस बार कोई ड्रामा नहीं हुआ, कोई पथराव नहीं हुआ, इवन कोई एक सिंगल बुलेट भी नहीं चली। 12 राज्यों का वांटेड क्रिमिनल खामोशी से गिरफ्तार कर लिया गया। आबिद अली की गिरफ्तारी को भोपाल के क्राइम लॉर्ड के पतन के स्वरूप में देखा जा रहा है। उसके ऊपर अभी कम से कम 10 गंभीर मामले दर्ज है और अब जब वो पकड़ा गया है तो अब पूरे देश के अंदर कई सारी पुरानी पुलिस फाइलें फिर से खुलेगी। उसका पकड़ा जाना यह साबित करता है कि अपराध का साम्राज्य कितना भी बड़ा हो, कितना भी स्ट्रक्चर्ड हो, एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि सिर्फ उसके जेल जाने से उसने जो नेटवर्क खड़ा किया है वो पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका इस मामले में क्या सोचना है? क्या कभी भी आपका किसी भी फर्जी पुलिस वाले से पाला पड़ा है? आपके अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।